गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 है और इसके अंदर क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो समझ में आ रहा था कि स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबके लिए आपके वीडियो बना करके आपको दे दिए जाए ताकि आपको जब भी इनकी जरूरत पड़े या उनमें प्रॉब्लम लगे तो आप देख सकें। तो यहाँ पर रूट 5 को इरैशनल प्रूव करना है। इरैशनल प्रूव करना है। आप जितने भी नंबर देखते हैं ना, जितने भी नंबर पढ़ते हैं वो सब रैशनल है, ठीक है। P अब आपने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग P अपॉन Q की फॉर्म वाले, इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो सारे नंबर आपके लिए रैशनल नंबर है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। पर अब आपको एक नई चीज जो पता करनी है वो ये है कि रैशनल की डेफिनेशन में ये भी है कि P और Q, P अपॉन Q वाले नंबर सारे रैशनल हैं, पर साथ में P और Q दोनों ही को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स इनके अंदर P और Q दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये रैशनल नहीं है, फिर ये इरैशनल है, क्योंकि ये रैशनल की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए फिर हम इनको उसका अपोजिट इरैशनल बोल देते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई चीज आप चाहते हैं कि साहब आधा, मम्मी आधी रोटी देना। अब मम्मी को तुम आधी रोटी देके बोलो मम्मी 3/6 रोटी देना, बात तो तब भी वही है हाफ। मम्मी 5/10 रोटी देना, तब भी बात वही है 1/2। तो फिर आप 5/10 क्यों नहीं बोलते, 3/6 क्यों नहीं बोलते, आप आधा ही क्यों बोलते हो, हाफ ही क्यों बोलते हो? क्योंकि 5/10 में 1 के अलावा 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, 3/6 में 1 के अलावा 3 एज अ कॉमन फैक्टर है। अगर P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, तो ये इस डेफिनेशन का कंट्राडिक्शन होगा। जो डेफिनेशन है उस फैक्ट का कंट्राडिक्शन होगा, और वो कंट्राडिक्शन इसलिए होगा क्योंकि आपने ये गलत सोचा है कि ये रैशनल है। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा ही कुछ करके हम रूट 5 को इरैशनल प्रूव करने वाले हैं। हम इससे पहले रूट 5 को लेट कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो हम इसको P अपॉन Q के अपॉन इक्वल मान लेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि साहब लैंग्वेज जैसी बुक ने दे रखी है, लैंग्वेज बुक ने कहां दे रखी है, एक थ्योरम एक्सप्लेन कर रखी है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल। वहां पे जो लैंग्वेज दे रखी है वही लैंग्वेज एज इट इज आपको यूज करनी है। लैंग्वेज में कोई भी तरह का समझौता नहीं होगा। यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कैसे करना है, लेट अस assume to the contrary that root 5 is रैशनल। यानी कि आपने रूट 5 को रैशनल मान लिया। अब रूट 5 को अगर आपने रैशनल मान लिया है तो आप ये समझने की कोशिश करो कि रूट 5 इसके इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर P एंड Q। फिर हमने दो इंटीजर फाइंड किए हैं P एंड Q, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, सो रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q। क्योंकि रूट 5 को आपने क्या ले लिया, रैशनल नंबर मान लिया। आपने सारे नंबर रैशनल बोले थे सर ने, तो आपने कहा रूट 5 भी रैशनल है। अब आप चेक कर रहे हैं कि रैशनल की कंडीशन को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपने रूट 5 को P अपॉन Q के इक्वल लिखा, क्योंकि P अपॉन Q वाली फॉर्म वाले नंबर ही रैशनल नंबर होते हैं, आप ऐसा जानते हैं, इसलिए। अब आप चेक कर रहे हैं कि P और Q में कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। अगर आ जाएगा तो फिर ये रैशनल नहीं होगा, ये फिर इरैशनल होगा। तो इसके लिए फिर आपने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया रूट 5Q इक्वल्स टू P। आपने बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा, Q का तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का 5 हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। इस बात को समझने के लिए, इस बात से एक बात समझ में आती है, उसको समझने के लिए आपको एक बात देखनी होगी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A में B का डिवाइड हो रहा है Q टाइम और रिमाइंडर बच रहा है R, ये बताया गया है। A इंटीजर है, उसमें B इंटीजर का डिवाइड कर रहे हैं, Q टाइम डिवाइड हो रहा है, Q क्वोशिएंट है, R रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये रिमाइंडर R 0 हो जाता है, इसका मतलब A इक्वल्स टू आपको क्या दिखाई देगा, BQ। इसका मतलब ये हुआ R रिमाइंडर है, दैट मीन्स
उसमें उसका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आर जब भी 0 होता है जब नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ए बी से क्या है, डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर आर 0 है। वैसी की बात यहाँ पे लग रही है, पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है क्यू स्क्वायर टाइम, और इसके इक्वल में जो आर है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इससे हमें क्या फायदा होगा, जब पी स्क्वायर डिविजिबल है, जब पी स्क्वायर डिविजिबल है, आप इस बात को समझ के देखो। यहां पे मैं एक नंबर 10 लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ 10 हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 10 हो जाता है यहाँ पे 100। अब 100 में मैंने डिवाइड किया 5 का, तो कितनी बार गया, 20 बार। रिमाइंडर क्या है, 0। तो इसका मतलब 100 में, यानी कि जो 10 का स्क्वायर था उसके अंदर 5 का डिवाइड होता है 20 टाइम। अब 100 किसका स्क्वायर था, 10 का, तो क्या 10 में भी 5 का डिवाइड होगा, हाँ सर, 2 टाइम। इसका मतलब किसी कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी टर्म से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी उस टर्म से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आपने ये बात पता कर ली कि साहब पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है तो पी में भी 5 का डिवाइड जाएगा। अब बात यह है कि यहां देखो, पी स्क्वायर में यानी कि 100 में 5 का डिवाइड 20 टाइम गया था, तो 10 में 5 का डिवाइड 2 टाइम गया, यानी कि ये 20 से बिल्कुल अलग है। सिमिलर चीज पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड क्यू स्क्वायर टाइम गया था, तो पी में 5 का डिवाइड हाउ मेनी टाइम जाएगा। इसके लिए आपको एक अलग नंबर सोचना पड़ेगा, वो नंबर हमने यहां पे ले लेते हैं आर। पी इज डिविजिबल बाय 5 हाउ मेनी टाइम, आर टाइम। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो P इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, 5R। ये हमारा, हम इसको 1 पुट कर देते हैं, यहां पर हम सेकंड लिख देते हैं। अब क्या करना है, देखो P इज 5R और यहाँ पे P स्क्वायर पुट है, तो यहां से ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं फ्रॉम 2 to 1। तो ये कैसा दिखेगा, यहां पर विजिबल नहीं है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, मैं यहां से सेकंड से 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम 2 to 1। अभी कैसा हो जाता है, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5R पे होल स्क्वायर, यहां P की जगह पुट कर दिया। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, R स्क्वायर 5Q स्क्वायर, 5 को नीचे भेजेंगे, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25/5 R स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट होगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5R स्क्वायर। यहां पर जैसे ही आपने देखा कि स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, R स्क्वायर 5Q स्क्वायर, 5 नीचे भेज दिया डिवाइड में, 5 से 25 को डिवाइड किया, तो यहां पर हो गया आपके पास में 5R स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5R स्क्वायर। इस बात को देख के जैसे यहां पर समझ में आया था कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहां पर समझ में आया Q स्क्वायर is divisible by 5, then Q is also divisible by 5। तो मैं ये लिखने वाला हूं यहां पर अपन लिखने वाले हैं Q स्क्वायर is divisible by 5, then Q is also divisible by 5। इसका मतलब Q स्क्वायर में 5 का डिवाइड हुआ है तो Q में भी 5 का क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो आपने क्या प्रूव कर दिया कि साहब P में भी 5 का डिवाइड हो रहा है, Q में भी 5 का डिवाइड हो रहा है। अब यहां पे आपने देखा तो आप इस पूरी लैंग्वेज को एज इट इज लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर P and Q have at least 5 as a common फैक्टर। यानी कि आपने देख लिया कि P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि P and Q have at least 5 as a common factor। P और Q के पास में 5।
तो आपने देख लिया कि पी एंड क्यू के पास में 5 एक कॉमन फैक्टर है, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अपन ने तो बोला था कि पी और क्यू को प्राइम होंगे, उनमें कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आप लिखेंगे अब इसके पास बट दिस contradict द फैक्ट, मतलब ये जो सत्य है उसका विरोधाभास हुआ, दैट P एंड Q आर को प्राइम। मतलब ये कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि P और Q दोनों को प्राइम होंगे अगर ये रैशनल नंबर है तो, पर यहां तो P और Q में 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब आपको विरोधाभास हो रहा है कि P और Q जो है वो तो को प्राइम होने चाहिए थे, यहां तो P और Q में दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उलझन में हो। तो फिर आप लिख रहे हो कि बट दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, और इसके बाद लिखना है दिस कंट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude, इसका मतलब आपने ये लिखा है कि दिस कंट्रडिक्शन, ये जो विरोधाभास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो माना था कि रूट 5 रैशनल है वो गलत माना था, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, इनकरेक्ट थी, इसलिए क्या, इसीलिए ये विरोधाभास आ रहा है। इसलिए फिर हम एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। इसलिए हम इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल। देखो ये लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी, आप ये सोचें कि ना वहां पे हो गया और एक काम चल जाएगा, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते और कुछ भी रख नहीं सकते, सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी क्यू, इसके उस लाइन के बाद क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसके बाद लिखना पड़ेगा देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब तो ये हुआ कि पी और क्यू में 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। फिर आपको कंट्रडिक्शन हो गई, विरोधाभास हो गया कि इसका जो सत्य था वो तो ये था कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ तो है। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि आपने गलत माना है कि रूट 5 इर्रेशनल है, तो रूट 5 रैशनल है। इसका मतलब फिर कौन है रूट 5? रूट 5 इर्रेशनल है। इस तरीके से करके ही हम ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। पी और क्यू एक इंटीजर लेने पड़ेंगे, रूट 5 को पी और क्यू के अपॉन के इक्वल में लिखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। ये कहना पड़ेगा कि पी स्क्वायर इज 5 डिविजिबल बाय 5, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। पी 5 से कितनी बार डिविजिबल है? 5 आर बार। फिर इसको यहां पे पुट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां पर रख के स्क्वायर ऑफ 525 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको नीचे भेजेंगे डिवाइड में कट के, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आप बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। उसके बाद फिर वहां पर जो आपको फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा, और ये सब बुक में है एज इट इज, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, डन।